आज हम देखेंगे डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है जो कि मॉलिक्यूल में चार्ज के अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। मॉलिक्यूल पोलर और नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल के लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होती, उसकी कुछ वैल्यू होती है, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। दो मॉलिक्यूल के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, जिसके कारण हम उसका डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सेम एटम होता है जिसमें उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी वहां पे 0 होगी। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं डायपोल मोमेंट इज द dipole moment is the property of molecules in which the distribution of charge is unsymmetrical। फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, बट पोलर मॉलिक्यूल के लिए इसकी कुछ सर्टेन वैल्यू होती है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड होता है। डायपोल मोमेंट को हम उसके चार्ज और बॉन्ड लेंथ से दे सकते हैं, जैसे कि म्यू इक्वल टू होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। म्यू है डायपोल मोमेंट, ई है चार्ज और डी है यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, तो हम किसी भी एटम्स, किसी भी मॉलिक्यूल के बीच उसके चार्ज और उसके डिस्टेंस के बेस पे हम डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन को बताता है। यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पे हम डायपोल मोमेंट नहीं निकालते हैं। यह जो डायरेक्शन होता है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होता है, नॉट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे कि ये आप लोग याद रखेंगे, म्यू का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, नॉट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं, जैसे कि यदि हम HCl को पार्सली चार्ज देते हैं तो Cl में माइनस चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे पार्सली प्लस चार्ज आएगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। सेकंड एग्जांपल में देख लेते हैं, यदि हम इसमें देखें तो OH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो डायरेक्शन इस साइड होना चाहिए। लेकिन यदि हम होल मॉलिक्यूल में देखें तो जो लोन पेयर है, OH के पास जो लोन पेयर होता है वह बेंजीन में आता है, बेंजीन में यह डिस्ट्रीब्यूट होते जाता है, तो इसका जो साइड है वह नीचे के साइड हो जाता है, तो यह जो होगा वो डायपोल मोमेंट होगा। तो इस चार्ज के बेस पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नीचे आया, यहाँ पे आया, फिर नेक्स्ट टाइम हम देखें यहाँ पे आ रहा है, थर्ड में हम देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है, तो नीचे की ओर आ रहा है, तो जिस साइड निगेटिव चार्ज होगा उस साइड डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पे भी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होगा। तो इसी पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन से ही हम डायपोल मोमेंट का साइड डिसाइड करते हैं। म्यू इज इक्वल टू होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस। वन चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम और डिस्टेंस होता है 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को यदि हम मीटर में लिखेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻10। सो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। 1 म्यू इज इक्वल टू एंड ESU में 1 म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर।
और 1 म्यू इज इक्वल टू डिवाई में 4.8 डिवाई, क्योंकि 1 डिवाई इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। सो 1 म्यू इज इक्वल टू जाएगा 4.8 डिवाई। जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट हम देखते हैं NH3 का सबसे पहले तो हम स्टेरिक नंबर निकालेंगे, स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडेशन निकालेंगे, हाइब्रिडेशन से इसका स्ट्रक्चर निकालेंगे, स्ट्रक्चर से फिर हम डिसाइड करेंगे कि मॉलिक्यूल पोलर है या फिर नॉन पोलर है। यदि मॉलिक्यूल पोलर है तब हम उसमें डाइपोल मोमेंट डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं। NH3 में इसकी नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 5, हाइड्रोजन है 3/2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। 4 है स्टेरिक नंबर, 4 स्टेरिक नंबर है तो हाइब्रिडेशन होगा sp3 हाइब्रिडेशन। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर देख लेते हैं। 4 नंबर है, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर देखते हैं। बॉन्ड पेयर यहाँ पे है 3, लोन पेयर हो जाएगा 1। तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसकी ज्योमेट्री sp3 की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, लेकिन लोन पेयर है, लोन पेयर होने से इसका शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन जो होता है वह इस साइड होगा, नाइट्रोजन के साइड होगा, क्योंकि यदि हम इसे चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो नाइट्रोजन में माइनस चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं मॉलिक्यूल का जो डायरेक्शन है वो सब नाइट्रोजन के साइड है, या कोई भी कैंसल आउट नहीं हो रहा है, कोई भी दो अपोजिट साइड नहीं है, सब एक ही साइड है। ठीक है, और नाइट्रोजन का जो डायरेक्शन है वो लोन पेयर के साइड होगा। तो इस तरह से यदि हम देखें तो म्यू इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, पोलर मॉलिक्यूल हुआ, क्योंकि इसमें 0 नहीं है तो हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू नॉट 0, और मॉलिक्यूल क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो इसकी डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू होगी, ये 0 वैल्यू नहीं होगा। ऐसे ही सेकंड देख लेते हैं। BeCl2 में इसका हम निकालें, इसकी वैलेंसी होती है बेरिलियम की 2 + 2/2 इज इक्वल टू 4/2 2 इज इक्वल टू sp मीन्स लीनियर होगा। लीनियर हम स्ट्रक्चर बना देते हैं BeCl और Cl। अब हम देखते हैं कि चार्ज किधर जाएगा। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है उसमें ही माइनस चार्ज होता है, तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, दोनों डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। मॉलिक्यूल क्या हुआ, नॉन पोलर हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड है यहाँ पे H2O में देख लेते हैं। H2O में इस ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, इसकी वैलेंसी होती है 6, 2 हाइड्रोजन है 2/2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। हाइब्रिडेशन होगा sp3 हाइब्रिडेशन। 2 बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर होगा। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो वी शेप होगा, एंगुलर होगा, या फिर बैंड शेप बोल सकते हैं। तो ये इस तरह से बनेगा। इसका भी जो डायरेक्शन है वह ऑक्सीजन के साइड होगा।
ऑक्सीजन के साइड होगा, इसलिए इसमें कोई भी अपोजिट नहीं है, दोनों डायरेक्शन ऑक्सीजन के साइड है, इसलिए ये भी क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। और म्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो होगा। इस तरह से हम मॉलिक्यूल में पोलर नॉन पोलर भी डिसाइड कर सकते हैं, और किस में डाइपोल मोमेंट होगा और किस में डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। लास्ट मॉलिक्यूल और देख लेते हैं। PCl5 में फोर्थ मॉलिक्यूल PCl5 में फॉस्फोरस का वैलेंस शेल होता है 5, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 5, क्लोरीन है 5/2, 10/2 इज इक्वल टू 5 मीन्स हाइब्रिडेशन sp3d, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 5 क्लोरीन है, इसलिए जो बॉन्ड पेयर होगा वो 5 होगा, लोन पेयर 0 होगा। लोन पेयर 0 है मीन्स ज्योमेट्री सेम रहेगी, शेप और ज्योमेट्री सेम रहेगा। जिस मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं होता है, जिस ज्योमेट्री और शेप दोनों ही इक्वल होते हैं, वह मॉलिक्यूल हमेशा नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहते हैं। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ज्योमेट्री और शेप जिसका सेम है वह मॉलिक्यूल हमेशा नॉन पोलर होता है, उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या होगा, अब देखो ये कैंसल आउट कर रहा है। डायरेक्शन हम देखें तो क्लोरीन के साइड होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और चार्ज किस में आएगा, क्लोरीन में आएगा, इसलिए क्लोरीन के साइड डायरेक्शन होगा। तो ये क्या कर रहे हैं हम, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे देखें, ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आएगा बीच में, जो कि ये वाला क्लोरीन है, उससे ये कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे पूरे डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आया, ये इसका जो रिजल्टेंट है इस वेक्टर से कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, मॉलिक्यूल के होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग देख लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग, जैसे कि फर्स्ट है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाइपोल मोमेंट को कैसे इफेक्ट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ते जाती है उसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी बढ़ते जाती है। तो जो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, उतनी ही डाइपोल मोमेंट की भी वैल्यू ज्यादा होगी। तो फर्स्ट हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, उतनी ही डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। सेकंड देख लेते हैं, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ही उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। थर्ड हम देख लेते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल हम देखें तो जो मॉलिक्यूल है उसके बीच
एंगल यदि हम देखें तो वह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पे जो उसका डायरेक्शन है वो डिसाइड होता है। यदि डायरेक्शन दोनों एक ही साइड हो तो उसका हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। इसे हम दे देते हैं μ1, ये हो जाएगा μ2। वैसे ही ये हो जाएगा यदि दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड है तब भी यहाँ पे हम रिजल्टेंट निकालते हैं, ये हो जाएगा μ1 μ2। लेकिन यदि दोनों का डायरेक्शन इस तरह से है, यदि मॉलिक्यूल में इसका डायरेक्शन इस तरह से है तो यहाँ पे रिजल्टेंट नहीं निकालते हैं। यहाँ पे जो एंगल बना है, जितना एंगल है उसी के प्रोपोर्शनल डाइपोल मोमेंट है। बट इन दोनों में जो एंगल है वह क्या होगा, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा इस टाइप के होते हैं। इस टाइप के मॉलिक्यूल में हम उसका म्यू की वैल्यू हम कैसे निकालें। यहाँ पे जो एंगल है वही म्यू की वैल्यू हो जाएगी, वही डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकालनी होती है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, जैसे कि ज्यादातर मॉलिक्यूल इस तरह से होते हैं तो हम इस तरह के मॉलिक्यूल के लिए रिजल्टेंट डाइपोल निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि μ1 और μ2 इज इक्वल टू म्यू है, यदि दोनों की वैल्यू सेम है तब हम जो वैल्यू लेते हैं cos थीटा, फॉर्मूला हमने देखा है लास्ट में cos थीटा है। यदि उसकी वैल्यू 0 है, यदि 120 डिग्री है, यदि 180 डिग्री है तो cos थीटा cos 0 इज इक्वल टू 1 होगा, cos 120 इज इक्वल टू माइनस हाफ होगा, और 180 है तो वह माइनस 180 है तो वह 1 होगा। तो इस तरह से हम फॉर्मूला में cos 1 की वैल्यू, यदि μ1 और μ2 सेम है तो हम यह वैल्यू पुट करके ओनली cos थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि μ1 μ2, μ1 का स्क्वायर है, μ2 का स्क्वायर है, प्लस 2 μ1 μ2 इंटू 1 है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों सेम है इसलिए हम 2 μ1 प्लस 2 म्यू, 2 म्यू है, म्यू का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू हो गया 4 म्यू का स्क्वायर। रूट से बाहर निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2 म्यू। तो ये हम यहाँ पे याद रख सकते हैं कि यदि cos थीटा इज इक्वल टू 1 है, cos 0 की वैल्यू हमेशा, यदि μ1 μ2 सेम है तो cos 0 की वैल्यू 2 म्यू होगा, और यदि 120 है, cos 120 है तो उसकी वैल्यू म्यू होगा, और 180 है तो वहाँ पे वैल्यू 0 होगा। तो यहीं से ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हमारे कुछ वैल्यू आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे याद रखोगे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। यदि आप यहाँ तक याद रखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 0 की वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। तो जस्ट इसके अपोजिट करने पे cos थीटा हो जाएगा। 90 जो है इसको जस्ट हमने अपोजिट लिख दिया 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0।
अब यहाँ पे आगे की वैल्यू निकालना है तो 120, 135, 150, 180 की वैल्यू हम यहाँ से जस्ट इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 के बाद √3/2, फिर 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0, 0 और cos थीटा में यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 1/2 माइनस 1/2, 1/√2 माइनस 1/√2, √3/2 माइनस √3/2 और 1 है तो यहाँ पे -1। यदि इस तरह से आप याद नहीं रख पाएंगे तो एक फॉर्मूला और है। यदि इतनी ही वैल्यू याद है आपको, 5 वैल्यू याद रखे हैं, तो sin 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा या फिर cos 19 प्लस थीटा करके माइनस sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे निकालना है sin 120 की वैल्यू, तो sin 90 रख दिए और 30 में हम जो थीटा है cos थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे। cos थीटा की जो वैल्यू है 30 में वही क्या होगा sin 120 की वैल्यू होगा। तो cos 30 वैल्यू कितनी है √3/2। वैसे ही इसमें माइनस cos में हम वैल्यू निकालेंगे तो यह sin माइनस में आएगा, माइनस sin थीटा में आएगा। तो यह हो जाएगा cos 120 डिग्री, फिर cos 90 प्लस 30 cos 30 की यहाँ पे हम क्या लेंगे sin 30 की वैल्यू लेंगे। sin 30 माइनस sin 30 इज इक्वल टू होगा -1/2। तो इस तरह से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कि हम इस फॉर्मूला में पुट करके कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं क्लोरोबेंजीन। फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट है क्लोरीन प्लस क्लोरोबेंजीन एंड डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की वैल्यू म्यू इज इक्वल टू दी हुई है 1.55 डिवाइड, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको निकालनी है तो μ1 दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू दी हुई है, लेकिन यहाँ पे ये जो एंगल है इसके बीच की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये जो एंगल है वह क्या है, कितने हैं 60 डिग्री है। 60 डिग्री पे हमने नहीं निकाला है तो कैसे निकाल सकते हैं वैल्यू, हम यहाँ पुट करेंगे। फॉर्मूला है μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर 2 μ1 μ2 cos 60 cos थीटा इज इक्वल टू है cos 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हम निकालेंगे। cos 60 की वैल्यू हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखें तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा म्यू सेम है यहाँ पे, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 म्यू का स्क्वायर प्लस 2 म्यू का स्क्वायर प्लस इंटू 1/2 है, 1/2 60 डिग्री यहीं पे लिख देते हैं। इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो बचेगा 2 म्यू का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर इस इक्वल टू हो गया 3 म्यू का स्क्वायर, 3 म्यू में √3 हो जाएगा और म्यू हो जाएगा। √3 इज इक्वल टू होता है 1.732 इंटू म्यू की वैल्यू है यहाँ पे 1.55 इज इक्वल टू, यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.68 डिवाइड। तो इस तरह से हम म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। और
यदि सेकंड देख लेते हैं। सेकंड यदि क्लोरोबेंजीन है, इसकी वैल्यू दी हुई है, और एक है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पे इसमें म्यू की वैल्यू है 1.55 डी, ये हमको निकालना है। अब 60 की वैल्यू हमने देखा है फॉर्मूला में, 120 की वैल्यू हम यहाँ से हम 20 रखेंगे, म्यू सेम है तो 120 की वैल्यू आ जाएगी म्यू। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो यही वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, म्यू इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको हम लिख लेते हैं म्यू 2, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1.55। तो म्यू 2 की वैल्यू होगी 1.55 डिवाइड। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। यदि डायपोल मोमेंट से आ रहा है तो हम इस तरह फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।